हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। कंटिन्यू करेंगे जैसे कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं मैराथन सेशन। मैराथन सेशन में जितने भी साइंस के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, हमारे एग्जाम इन दफे एमपी सब इंजीनियर एग्जाम की बात कर रहे हैं जो आपका 6 नवंबर को पोस्टपोन्ड हुआ है। उस एग्जाम की हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं आप लोगों को। तो 2016 से 2020 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को डिटेल सोल्यूशन के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब इसमें हमारा तरीका क्या होता है, क्लास स्टार्ट करने से पहले इस बात को सुन लीजिए। जो क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं उनको डायरेक्टली हम करवा देते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करते हैं। जहां हमें लगता है बच्चे क्वेश्चन फंस सकते हैं, जहां पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, उनको हम प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन को कॉपी पेन लेकर के उन पॉइंट को शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सोल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ। तो एक्स्ट्रा पॉइंट को आपको रिस्पेक्ट करना है और उनको अच्छे से लिख लेना है। दूसरी बात हमारी इन्फॉर्मेशन है कि बहुत सारे बच्चों के कल से मैसेज आ रहे हैं जब से डेट 6 नवंबर हो गई। सर क्या हमने तैयारी नहीं की थी, तैयारी कर सकते हैं? डेफिनेटली आपके पास 45 डेज के अप्रॉक्सीमेट टाइम मिल गया है, तो 45 डेज में बहुत सारी तैयारी कर सकते हैं। आपने पहले बहुत कुछ तैयारी कर रखी होगी। जो सब्जेक्ट आप वीक हैं उन सब्जेक्ट पे अच्छे से काम कर लीजिए। सर पढ़ें कहाँ से? पढ़ने का दो तरीका है, एक तो सेल्फ स्टडी कर लो या फिर कहीं बैच वगैरह ज्वाइन कर लो। 10 बिल पॉइंट भी आप लोगों के डिमांड पे आप लोगों को क्रैश कोर्स ला रहा है। जो क्रैश कोर्स आपका मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन करके बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल 45 डेज के प्लान पे हम तैयारी करवाएंगे, जिसमें सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से डिस्कस होंगी। और पहले भी हमारे क्लासेस हो चुके हैं। रिकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे, जो कि सिविल पॉइंट ऐप पर अवेलेबल है। अब सारे बैच कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आप द सिविल पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ बैनर पे दिख जाएगा आपको। नहीं भी दिख रहा है तो आप 93408882 पे आप कॉल कर लीजिएगा, है ना। या फिर आपको नंबर दिए गए हैं, इन नंबर पे जो भी क्वेरी है वो क्वेरी आप डाल देंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। आई थिंक आप सभी लोग रेडी हो गए होंगे। देखो कल हमने यहाँ तक क्लास कर ली थी, सारी चीज़ दिख भी रही हैं। ये जो फार्मूला वगैरह बताए थे, आई थिंक सारी चीज़ आप रिपीट कर लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे। तो चलिए सेशन बिल्कुल डिले नहीं करने वाले। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, यानी ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई बच्चों को पता होता है, पर एनर्जी का एसआई मात्रक जूल होता है। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। जूल किसका किसका मात्रक होता है? एनर्जी का होता है, साथ में आपका वर्क का होता है, वर्क के अलावा आपका हीट का होता है ना। हीट हो गया, वर्क हो गया, आपका एनर्जी, इन तीनों का जो मात्रक होता है, इन तीनों का जो मात्रक होता है जूल होता है। ये बात समझ में आ गई। सर वाट किसका होता है? पावर का, है ना। पावर का आपका वाट होता है। पास्कल किसका होता है? आपने प्रेशर पढ़ा होगा। प्रेशर बराबर क्या होता है? प्रेशर बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, जिसका यूनिट पास्कल होता है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। फॉर एनर्जी क्या होती है? कार्य करने की जो क्षमता होती है ना, उसे एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। दो टाइप की एनर्जी होती है, एक होता है आपका काइनेटिक एनर्जी यानी गतिक ऊर्जा बोलते हैं, दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थैतिक ऊर्जा बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए कोई आपका, मान लो सपोज फ्लूइड है, मोशन में, कोई चीज़ जब मोशन में होती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, यदि मोशन में है तो उसमें क्या एनर्जी है वो शो करता है, 1/2 mv² होता है। फिर वेलोसिटी होता है, m होता है मास। और आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी आपका होता है mgh होता है। क्या होता है? mgh होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं इनको ध्यान में रखना। इसके अलावा चलिए मैं साफ साफ लिखता हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर पीडीएफ में ले लेता हूँ, जो नहीं लिखते उनको पीडीएफ मिल जाएगी। मैं साफ साफ चीज़ों को लिखूंगा, परेशान मत होना। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है भाई? फ्रीक्वेंसी की यदि हम बात करें, फ्रीक्वेंसी मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, बहुत डिटेल में नहीं। जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? हार्ट्ज होता है। फ्रीक्वेंसी को हार्ट्ज होता है। आपका मान लो कहीं पूछ दे फोर्स का, आपसे पूछ दे वेट का, तो फिर क्या होता है? न्यूटन होता है। प्रेशर और स्ट्रेस का पास्कल होता है। कभी आपके एंगल का पूछ दे, एक बार एंगल का आ गया था, एंगल का क्या होता है? रेडियन होता है। एंगल का क्या होता है? रेडियन होता है। मान लो एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का क्या होता है? इसका होता है टेस्ला। ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का टेस्ला होता है। सर हिंदी में बताइए, अब हिंदी इंग्लिश में इसमें क्या बताएं? विद्युत चुंबकीय घनत्व बोल सकते हैं, है ना। जो भी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला होता है। आपका रेडियो एक्टिविटी का पूछ देता है, बैक्यूरल होता है। क्या होता है? अब रेडियो एक्टिविटी, हमें पता है कि आपके पास बुक होगी, आपने 10 सिविल पॉइंट की बुक ले रखी है, तो सारी चीज़ें आपने पढ़ ली होगी।
लेकिन हमारा मकसद वो नहीं है उन्हीं क्वेश्चन को बार बार करवाना। हमारा मकसद है कि आसपास के कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करना। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है भैया? बैक्यूरल होता है। आपसे कभी धारिता का कैपेसिटेंस का पूछ दे तो क्या होता है? फैराडे होता है। कैपेसिटेंस राइटिंग पे बिल्कुल मत जाना, आपको लिखना ही पड़ेगा। क्या होता है? फैराडे होता है। कैपेसिटेंस का फैराडे होता है। कई बार आपसे पूछता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का क्या होता है? वो आपका सीमेंस होता है। क्या होता है? सीमेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का क्या होता है? सीमेंस होता है। ये बात ध्यान रखिए, यदि मैं सिंपल राइटिंग में लिखने लग जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ फटाफट आप लोगों को। जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, आवृत्ति होता है, उसका हर्ट्ज होता है, फोर्स और वेट का न्यूटन होता है, एंगल का रेडियन होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का टेस्ला होता है, रेडियो एक्टिविटी का बेक्यूरल होता है, कैपेसिटेंस धारिता का फैराडे होता है, और आपका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ये इसका होता है सीमेंस होता है। ये बात आपको ध्यान रखना। कंडक्टेंस क्या होता है? चालकता। विद्युत चालकता का सीमेंस होता है। आई होप आपसे यदि कोई क्वेश्चन आस पास के आएंगे तो बहुत अच्छे से आप टिक कर पाएंगे, बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को टिक कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट जवाब देना है आप सभी को। एट व्हाट टेम्परेचर द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस रीडिंग आर एब्सोल्युटली सेम? किस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस की जो रीडिंग होती है इक्वल होती है? चलिए बताइए, फटाफट कमेंट करिए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? आपको पता है कि जो टेम्परेचर मेजरमेंट अपन करते हैं, टेम्परेचर मेजरमेंट करने का सेल्सियस भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, सेल्सियस भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, केल्विन भी होता है। ये चीज़ सबको पता है। कल मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, आई थिंक आपको रिलेशन याद होगा। उसमें एक पार्ट में लिख लेता हूँ। C/5 बराबर F-32। F-32। जो बच्चे इस पिछली वीडियो को नहीं देखे, आप प्लीज़ इस वीडियो को देखिए। कल की क्लास में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको फिजिक्स के बारे में बताया है। C/5 इक्वल टू होता है F-32/9। कहना क्या चाहता है कि वो टेम्परेचर का नाम बता दो भैया मेरे को जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की रीडिंग सेम होती है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की रीडिंग सेम होती है, मतलब सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा? फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो जहाँ पर फ़ारेनहाइट लिखा हो, आप सेल्सियस लिख दो फटाफट आप लोग। C/5 बराबर C-32/9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा इसका? 9C इक्वल टू हो जाएगा 5C माइनस 32 पंचा कितना होता है? 160 होता है ना, 150 आ जाएगा। अब एक काम कर लो, ये कितना आ जाएगा? 9 से 5C चला जाएगा तो 4C इक्वल टू -160 है ना, और आपका C इक्वल टू हो जाएगा -160/4 इक्वल टू -40। यानी आपका चाहे सेल्सियस में 40 डिग्री पे ले लो टेम्परेचर, चाहे फ़ारेनहाइट पे 40 डिग्री पे ले लो, ये दोनों की वैल्यू सेम आती है। तो कौन सा टिक करोगे भैया? आप 40 डिग्री पे टिक कर दो। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन एक पूछ रहा कि टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की रीडिंग सेम होती है, तो मैंने टेम्परेचर निकाल लिया। 40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की रीडिंग सेम होगी। 40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस की रीडिंग सेम होगी। यहाँ तक बात सीमित नहीं होती। अब आपसे एक सवाल पूछेगा, ये सवाल का जवाब आपको देना है। फटाफट मैं लिख देता हूँ आपसे। तीनों तीनों के अंदर पूछेगा कि बॉइलिंग का टेम्परेचर बता दो, वाटर फ्रीजेस, जब वाटर जमता है ना, वाटर फ्रीजेस, और आप एक बता दो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का, एब्सोल्यूट परम तापमान जिसको बोलते हैं आप लोग। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। देखो, अब वाटर बॉइलिंग कब होता है? सेल्सियस में देखो तो 100 डिग्री सेल्सियस पर। यदि आप सेल्सियस पे बात करोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारा पानी बॉयल होने लग जाता है। फ़ारेनहाइट पे कितने में होता है? 212 फ़ारेनहाइट पर होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। 373.15 ये केल्विन पे हमारा जो पानी होता है बॉयल होता है। तो वाटर कब बॉयल होता है? वाटर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री पर, केल्विन में हमारा 373.15 केल्विन होता है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। अच्छा, वाटर कब फ्रीज होता है? सबको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन में बच्चे गलती कर देते हैं। आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आपका फ्रीजेस होता है 212 कितना होगा? 273। निकालना चाहे तो कल मैंने फार्मूला बता दिया, उस फार्मूले की सहायता से सबका निकाल भी लोगे। पेपर में सब याद नहीं रहेगा मेरे को पता, लेकिन मैं लिखवा देता हूँ। जिनको याद रहता है याद रखिए। बाकी आप लोग मैंने जो पिछली क्लास में रिलेशन बताया था, उस रिलेशन की हेल्प से आप लोग निकाल लेना। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? 0 डिग्री केल्विन पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस पर होता है। -273.15 डिग्री सेल्सियस पर होता है, 460 फ़ारेनहाइट पर होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वाटर बॉइलिंग कितने डिग्री सेल्सियस पे होगा, कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे होगा, कितने डिग्री केल्विन पे होगा, ये मैंने बताया। सब में डिग्री आप लोग लगा लेना जब लिखना, तो सब में डिग्री क्या करना? लगा लेना। ये इंपॉर्टेंट है। एक रिलेशन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार सेल्सियस और केल्विन के बीच पूछ देता है। डिग्री सेल्सियस प्लस
273.15 इक्वल टू होता है केल्विन। मैं डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ, लिख लो। डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है 273.15 केल्विन। मतलब आपको केल्विन में पूछे तो सेल्सियस में दिया तो वैल्यू को 273 ऐड कर देना, 273 ऐड कर देना तो आपका सेल्सियस में निकल के आ जाएगा, केल्विन में निकल के आ जाएगा। किस में निकल के आ जाएगा? केल्विन में निकल के आ जाएगा। आई होप हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको अच्छे से कर लो, इसको आप लोग अच्छे से कर लो, स्क्रीन शॉट भी ले लो जो लोग नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। बट इस क्वेश्चन को देखो, साउंड वेव्स आर नॉट ट्रांसमिटेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस बिकॉज, जो हमारी ध्वनि तरंगे होती है लंबी दूरी को ट्रेवल नहीं कर पाती, लंबी दूरी तक प्रसारित नहीं हो पाती। क्या रीजन होता है? दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर, क्या वातावरण द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है? क्या इनकी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होती है? द हाइट ऑफ एंटीना इज नॉट वेरी हाई, क्या एंटीना की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती? द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, यानी जो हमारी ध्वनि तरंगे होती है क्या उनका वेग, उनकी वेलोसिटी बहुत कम होती है। ये चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन गाइज आपको पता है कि ये रीजन में कौन सा रीजन है? फटाफट आप लोग कमेंट करके बता दो मेरे को। वेव्स क्या होती हैं ये सब पता होगा आप लोगों को। वेव्स कितने टाइप की होती है उस पर हम बात कर लेते हैं। वेव्स कितने टाइप की होती हैं एक बार क्वेश्चन देख लो, फटाफट उसका जवाब बताओ। मैं आपको समझा देता हूँ इसके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेव्स कितने टाइप की होती है? दो टाइप की वेव होती है हमारी। एक हमारा होता है मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव। दूसरा हम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या होता है? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। अब ये देखो, वेव्स को क्या बोलते हैं? वेव्स को अपन तरंग में बोलते हैं। वेव्स को क्या बोलते हैं? तरंग बोलते हैं। अच्छा, इसमें से जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, सर आप लोग ऐसे ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं? नहीं भैया, पुराने बच्चे जितने सारे वीडियोज को देख चुके हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसलिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और पहली बार भी देख रहे हो, समझ में आएगा। बाकी डिटेल बैच ज्वाइन करना है, डिटेल में चीज़ें पढ़ने, 10 ऐप डाउनलोड कर लो और वहाँ से चीज़ों को अच्छे से कर लो। बाकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना एक बार। हम लोग ऐसे ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ाते, क्योंकि हमारे पास कॉल आते हैं ना, टीम मेरे को बताती है सर बच्चे बोल रहे हैं सर ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं। नहीं, क्लास के बाद ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो वेव्स क्या है? तरंग होती हैं। अच्छा, इसको बोलते हैं यांत्रिक तरंगे, इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब जो हमारी मैकेनिकल वेव होती है, दो टाइप की अगेन होती है, समझना बहुत अच्छे से, आपके क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। जो हमारी मैकेनिकल वेव होती है, एक हमारा होता है ट्रांसवर्स वेव, एक हमारा होता है ट्रांसवर्स वेव, दूसरा होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक होता है ट्रांसवर्स वेव, इसको बोलते हैं अनुप्राप्त तरंगे। क्या बोलते हैं? अनुप्राप्त तरंगे। और इनको बोलते हैं अपन अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है। अब ट्रांसवर्स वेव के एग्जांपल बता दो सर। जो प्रकाश होता है ना, लाइट होता है, लाइट आपका ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल होता है। और आपका जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है उनका एग्जांपल होता है साउंड वेव। क्या होता है? साउंड वेव होता है। अब इनमें से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या डिफरेंस है? जो मैकेनिकल वेव होती है इनको ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। अब देखो, अब यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव हो गया, लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गया। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है सर? लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल होता है साउंड वेव। क्या होता है? साउंड वेव। अब साउंड वेव में कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है जब ये ट्रेवल करते हैं। जब साउंड वेव ट्रेवल करती है तो बहुत दूर क्या होता है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल है, बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी चीजें हैं, उनके द्वारा क्या होती है, एब्जॉर्व कर ली जाती है, धीरे धीरे इसकी तीव्रता कम होती जाती है, तो इसलिए ज़्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाती। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल है, बहुत सारी वस्तुएं, जिसके द्वारा हमारे साउंड वेव ध्वनि तरंग क्या होती है, एब्जॉर्व अवशोषित कर ली जाती है, जिससे कि अधिक दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाती। सर लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में अंतर नहीं बताओगे? बिल्कुल बताते हैं। देखो, जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है उनमें मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल जो होता है पैरेलल होता है मोशन ऑफ एनर्जी के। मैं लिख देता हूँ, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू मोशन ऑफ एनर्जी, मोशन ऑफ एनर्जी। मतलब जो हमारी ऊर्जा की जो मोशन होती है, ऊर्जा की जो गति होती है उसके ही पैरेलल पार्टिकल का मूवमेंट होता है, उसके पैरेलल पार्टिकल का मूवमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जो मोशन ऑफ एनर्जी होता है उसके परपेंडिकुलर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होता है ट्रांसफर वेव के अंतर्गत, अनुप्रास तरंगों में, जो लाइट इसका एग्जाम्पल है। आई होप आपको ब्रीफ में थोड़ा सा समझ में आ गया होगा इनके बारे में। बाकी और आप लोग वीडियो देख के अच्छे से चीज़ें क्लियर कर लेना। बस इसको मैं इतना ही एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्या पूछ रहा है कि भैया आप ये बताओ ना मेरे को, साउंड वेव ज़्यादा दूर तक क्यों नहीं जा पाती? दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। साउंड वेव किसके टाइप है? साउंड वेव हमारा टाइप होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव का। सर लॉन्गिट्यूडनल वेव किसका टाइप है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कि मैकेनिकल वेव का? भैया मैकेनिकल वेव का। यांत्रिक तरंगों का टाइप होता है आपका अनुदैर्ध्य तरंगे। तो ये थोड़ा पता होना चाहिए, क्वेश्चन ऐसे फंसाता है। जिसको आस पास एक कॉन्सेप्ट पता है आसानी से टिक करके आ जाएगा, बहुत आसान एग्जाम होता है, ठीक है। जब भी पेपर होगा आप फोड़ दोगे, कोई इशू नहीं होगा। चलिए
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स, जो न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो किसके बारे में क्या मेजर करता है? फटाफट बताओ भैया। फोर्स के बारे में, बल के बारे में, मोमेंट यानी क्या होता है मोमेंट के बारे में, आघूर्ण के बारे में, आई थिंक इम्पल्स मतलब होता है आवेग, एक्सेलरेशन मतलब होता है त्वरण, किसके बारे में जानकारी देता है? न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, तीनों नियम की बहुत जानकारी आप लोगों की होगी। सेकंड नियम क्या होता है? सेकंड नियम को जब डिराइव करते हैं तो क्या होता है? फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन कहते हैं। ध्यान रखना दोनों के बारे में। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है आपका? मास वही द्रव्यमान होता है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण। ए क्या है आपका? एक्सेलरेशन है, एम क्या है? मास है, इसको त्वरण बोलते हैं। ठीक है, एम यानी मास। देखो हमको दोनों चीज़ें आती हैं, हिंदी इंग्लिश ऐसा कुछ नहीं है, बट कंबाइंड करके एक्सप्लेन करना होता है। इसको बोलते हैं बल। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण बोलते हैं। ठीक है भैया, आप एक बात बताओ, इस किसके बारे में जानकारी हमको दे रहा है? बल के बारे में, तो इसमें टिक कर दोगे बल। बट थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ कहता क्या है? 3 नियम होते हैं न्यूटन के, 3 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है कि जो वस्तु जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में रहेगी जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, यानी उस कंडीशन में क्यों रहे, तो उसमें एक इनर्शिया के बारे में बताता है। बाकी तो आपको पता होगा, जड़त्व के बारे में बताता है पहला नियम। दूसरा नियम बल के बारे में बताता है। अच्छा, सेकंड नियम के बारे में क्या होता है आपको पता है कि एफ जो होता है यानी एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। कई बार पूछा हुआ है इसलिए मैं लिखवा देता हूँ। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। है ना? मोमेंटम क्या होता है भैया? मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होती है। तो यदि आपको ये चीज़ें पता होगी तो हजम हो जाएगी, नहीं पता होगी थोड़ा डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये पता है, उसी को डिराइव करके हमने निकाला है एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए के बारे में। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या होता है? लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, लाइट ईयर यानी क्या होता है? प्रकाश वर्ष। किसकी यूनिट होती है भैया? लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है? स्पीड ऑफ लाइट की होती है, स्टेलर डिस्टेंसेस होते हैं, रॉकेट स्पीड होती है, विंड स्पीड होती है। फटाफट बता दो मेरे को। जो विंड स्पीड होती है आपको इसको एनेमोमीटर से मेजर करते हैं, एनेमोमीटर से मेजर करते हैं। और आपका जो ये होता है लाइट ईयर, लाइट ईयर प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? प्रकाश वर्ष हमारा मेजर करता है एस्ट्रोनॉमिकल, खगोलीय दूरियों को, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस के बारे में बताता है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस के बारे में बताता है। यहाँ से आइडिया लग जाओ कि स्टेलर डिस्टेंसेस होंगे, नक्षत्रीय दूरियां होंगी। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। जो हमारा प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई जो दूरी होती है वैक्यूम के अंदर, वो हमारा एक प्रकाश वर्ष होता है, जो कि आपका एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस के बारे में जानकारी देता है। सर एक लाइट ईयर क्या होता है? आप नहीं बताओगे? बिल्कुल बताएंगे, जो जो एग्जाम में आएगा सब बताएंगे। एक लाइट ईयर क्या होता है? एक लाइट ईयर फटाफट कमेंट करो ट्रिलियन किलोमीटर के अंदर। ये आपका होता है 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर। ट्रिलियन किलोमीटर में 9.461 होता है। सर मीटर्स में आ जाएगा तो क्या करेंगे? क्या करोगे? टिक कर दोगे। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है 9.461 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। क्या करोगे आप लोग? लिख दोगे 1 लाइट इज इक्वल टू होता है 9.461 इंटू 10 की पावर 15 मीटर लिख देंगे। ठीक है, यही चीज़ें आपको किलोमीटर ने पूछा तो क्या करोगे? 9.461 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर हो जाएगी ये चीज़ें। सेंटीमीटर ने पूछेगा तो क्या करोगे भैया? सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा? 9.461 इंटू 10 की पावर 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1 लाइट ईयर के बारे में पता हो गया आपको। अच्छा, कई बार बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें पूछ सकता है। पार्सेक क्या होता है तो कमेंट करो आप लोग। बट एक पार्सेक बराबर कितना मीटर होता है मैं बता देता हूँ आपको। एक पार्सेक बराबर होता है आपका 3.08 3.08 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ये आपका एक पार्सेक होता है 3.08 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। मैं आप लोगों से बार बार गुजारिश की हूँ कॉपी पेन लेके बैठने, इनको लिख लेना, नहीं पता नहीं चल पाएगा जिनको नहीं याद होगा तो। ठीक है, एक पार्सेक इक्वल टू होता है 3.08 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। अच्छा, ये पता है ना आपको? ये मीटर के अंदर मान लो ऐसा पूछता है कि एक पार्सेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, तो 3.26 लाइट ईयर, 3.26 लाइट ईयर, ये पता होना चाहिए। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर पूछ दे कभी, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट
खगोलीय इकाई बराबर है ना, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इन खगोलीय इकाई बराबर होता है आपका 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस थिंग, जो मैंने बताया आपको 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर होता है एक खगोलीय इकाई बराबर। तो इन चीज़ों को आप लिख लो, अच्छे से कर लो, ठीक है, इन चीज़ों को लिख लो, अच्छे से कर लो, क्वेश्चन आप ही करके आओगे, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। आ रही बात समझ में? तो मैंने कितने क्वेश्चन करवाए अभी तक, जितने भी करवाए कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं? कमेंट करिए आप लोग फटाफट। देखिए अगले क्वेश्चन का जवाब सभी लोग देंगे, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, सभी लोग जवाब देंगे। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अच्छा लगे तभी लाइक करिए, नहीं लगता मत करिए, ठीक है, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों तक, वो भी पढ़ाई कर लेंगे साथ में। चलिए, इन द गेम ऑफ क्रिकेट द ओल्ड क्रिकेट बॉल ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एरोडायनेमिक, इन द गेम ऑफ क्रिकेट, इन द गेम ऑफ, जो क्रिकेट का गेम होता है, द ओल्ड क्रिकेट बॉल ड्यू टू कॉन्सेप्ट ऑफ एरोडायनेमिक। चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन को, स्टार्ट स्विंगिंग इंटरमिटेंटली, स्टार्ट स्विंगिंग अवे फ्रॉम इट्स फाइनिफाइड, स्टार्ट स्विंगिंग टूवर्ड्स इट्स फाइनिफाइड, स्टार्ट स्विंगिंग अलोंगसाइड द स्टीम थ्रेड। समझते हैं उसके बारे में क्या होता है। जो हमारा क्रिकेट की बॉल होती है, क्रिकेट की जो बॉल होती है उसमें जो एरोडायनेमिक कॉन्सेप्ट है, उसमें एरोडायनेमिक कॉन्सेप्ट क्या है भाई, जो स्विंगिंग किस तरफ से होती है उसके अंदर, मतलब फाइनिफाइड से होती है कि रफ साइड से होती है, थोड़ा समझा देते हैं आपको इसके बारे में। ये हमारी क्रिकेट की बॉल होती है, क्रिकेट के बॉल आपने खेली है, पता ही होगा। क्रिकेट के बॉल में इसको हम दो पार्ट से डिवाइड कर रहे हैं। इसमें एक पार्ट तो ऐसा होता है जो फाइनी रहता है, ठीक है, एक बार इसको मैं ब्लैक कलर से लिख देता हूँ ये वाला। इसमें एक वाला पार्ट ऐसा होता है जो फाइनिफाइड रहता है, मतलब ये वाला, इसको मैं ग्रीन कलर से दे देता हूँ, ये येलो कलर से, ये फाइनिफाइड होता है। दूसरा जो मैंने कलर दिया है, ये मान लो चलो कौन सा कलर दे दूँ मैं, इस वाला कलर को देखो, ये वाला रफ साइड होता है। क्या होता है? रफ होता है। दो चीज़ें होती हैं आपका, एक तो होता है रफ होता है और एक होता है फाइनिफाइड होता है, दो चीज़ें होती है बॉल के अंदर। अब आपका जो अब हमारी जो बॉल है, आप बॉल को ग्राउंड में खेल रहे हैं तो हमारा, आपको पता है फ्लूइड में दो चीज़ें आती थी, फ्लूइड में एक तो हमारा होता था एयर, दूसरा हमारा वाटर। तो यहाँ तो वाटर नहीं है लेकिन एयर है, मतलब हमारी बॉल क्या है, फ्लूइड में डूबी हुई है, यानी फ्लूइड, जो एयर नाम की जो फ्लूइड है उस फ्लूइड में डूबी हुई है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं फ्लो होगा। क्या फ्लो होगा? देखो, एक तो सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा जो रफ सरफेस है टर्बुलेंट फ्लो होगा। क्या होगा भैया? जो हमारा रफ सरफेस है यहाँ क्या होगा? टर्बुलेंट फ्लो होगा। जबकि हमारा जो फाइनी सरफेस है, जो चमकीला वाला सरफेस है, इसमें कौन सा फ्लो होगा? लेमिनार फ्लो होगा। कौन सा फ्लो होगा? लेमिनार फ्लो। फ्लूइड मैकेनिक्स हमने पढ़ रखी है, नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए। रफ साइड में टर्बुलेंट फ्लो होगा, है ना, और इसमें क्या होगा? फाइनी साइड में लेमिनार फ्लो होता है। अब एक बात बताओ, प्रेफर किस ज़्यादा? लेमिनार फ्लो में ज़्यादा प्रेफर रहेगा, यानी इस साइड प्रेफर बॉल में ज़्यादा रहेगा, हाई प्रेफर रहेगा, और इस साइड टर्बुलेंट साइड में क्या होगा? लो प्रेफर रहेगा। अब बॉल क्या होगी? हाई प्रेफर से लो प्रेफर की तरफ जाएगी, लो प्रेफर से हाई प्रेफर, हाई प्रेफर से लो प्रेफर की तरफ जाएगी, यानी फाइनी साइड से रफ साइड की तरफ मूवमेंट करेगी। यानी मोशन कैसा होता है? फाइनी साइड से रफ साइड। तो जब बॉल को फेंका जाता है तो ध्यान रखा जाता है कि फाइनी साइड से रफ साइड तरफ मूवमेंट होता है। अब इसके बारे में आप सबको पता होगा, सभी ने क्रिकेट खेल रखा होगा, नहीं पता है तो फील तो कर ही पा रहे होंगे आप लोग, जो मैं बता रहा हूँ। तो ए रफ हो गया, फाइनिफाइड होता है, फाइनिफाइड में लेमिनार फ्लो होता है, रफ साइड में टर्बुलेंट फ्लो होता है। लेमिनार फ्लो में हाई प्रेफर रहता है, लेमिनार फ्लो साइड जिधर लेमिनार फ्लो होता है, और टर्बुलेंट फ्लो साइड आपका लो प्रेफर होता है। तो हाई प्रेफर से आपकी जो बॉल है लो प्रेफर की तरफ जाएगी, यानी वी कैन से दैट कि हमारी जो बॉल है स्टार्ट स्विंगिंग टूवर्ड्स इट्स फाइनिफाइड, फाइनिफाइड से स्विंगिंग होना स्टार्ट होगी, सतह उसके चमकदार सतह की ओर दोलन प्रारंभ करता है, मतलब वही चीज़ है, ठीक है। स्विंगिंग किधर से होगी? आपकी फाइनिफाइड से होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए भैया आगे चलते हैं। रिपोर्ट, मतलब कथित तौर पर शनि ग्रह के पास, सैटर्न के पास कितने मून है, शनि ग्रह के पास कितने चंद्रमा है, क्वेश्चन पूछा गया है। देखो इसमें तो ऑप्शन नहीं, शनि ग्रह के पास आई थिंक 82 चंद्रमा है, 82 मून है। कितने मून है? 82 मून है, लेकिन 82 कोई है नहीं, तो आप 62 पे टिक करके आओगे, 62 पे आप टिक करके आओगे, क्योंकि दिया नहीं है। बाकी एग्जैक्ट आंसर क्या है? 82 मून होते हैं। अच्छा, सन क्या है? हमारा सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है ना, सबसे बड़ा दूसरा ग्रह है। ये सन हमारा क्या है? सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है, सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है, ये भी पता होना चाहिए। अच्छा, शनि ग्रह को सोलर सिस्टम का क्या कहा जाता है भैया? गहना, सोलर सिस्टम का गहना कहा जाता है, सोलर सिस्टम का ज्वेल कहा जाता है, सोलर सिस्टम का सौर मंडल का
गहना कहा जाता है शनि ग्रह को। आई थिंक चीज़ें क्लियर हो पा रही हैं आपकी, ठीक है। ऐसे कितने भी बहुत सारे ग्रह हैं आपके पास, और जितने भी ग्रह हैं कमेंट करो कितने ग्रह हैं, और उनके मून के बारे में पता होना चाहिए। कौन सा ग्रह बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन से ग्रह के ऊपर कौन सा ग्रह है, ठीक है। उनके डेंसिटी के बारे में सब पढ़ लेना आप लोग अच्छे से। इंटरनेट पे डालना, सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। सोलर सिस्टम करेंगे, विकिपीडिया मिल जाएगी, एक बार पढ़ लेना आप लोग डिटेल के अंदर। चलिए एक क्वेश्चन करो फटाफट, बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है कि जो डायनेमो होता है, डायनेमो क्या करता है, मैं क्या हमारी यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में यानी मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में, क्या यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल को साउंड यानी ध्वनि ऊर्जा में। हमारा जो डायनेमो होता है किसको किस रूप में कन्वर्ट करता है, फटाफट आप लोग देख लो। पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा है, चौथा है। आपके पास चार ऑप्शन है। आप दिख नहीं रहे होंगे तो चारों ऑप्शन आई थिंक अब एक बार में दिख रहे होंगे। चारों ऑप्शन आपको एक बार में दिख रहे होंगे। तो डायनेमो के बारे में स्टोरी पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जान लो। जो हमारा डायनेमो होता है, हम इसलिए मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम बता दिए ताकि समझ में आएगा। देखो हमारा जो डायनेमो होता है, डायनेमो क्या करता है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मैं लिख देता हूँ, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो डायनेमो हमारा क्या करता है, जो डायनेमो होता है, डायनेमो का काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। परेशान नहीं होना, और बताऊंगा अभी इसके बारे में। ये पता हो गया डायनेमो के बारे में। तो सर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बता दो, एक ऐसा क्या चीज़ होता है कि जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करे। मैं बोला परेशान नहीं होइए, कौन सा होता है कमेंट करेंगे आप लोग कोई। अभी 24 का पेपर था, तैयारी तो होगी आपकी। इलेक्ट्रिक मोटर होता है, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रिक मोटर होता है, जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है ये क्या करता है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ना, रिवर्स हो जाएगा। पहले इस तरीके का डायरेक्शन था, इस तरीके का डायरेक्शन बना लेना, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये आपका होता है इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। जो आपका CFL होता है, क्या होता है, CFL होता है, LED होती है। CFL और LED क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को, विद्युत से प्रकाश यानी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में कन्वर्ट करते हैं। जो आपका हीटर होता है, हीटर क्या करता है, जो हमारी विद्युत ऊर्जा होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करता है, हीट में कन्वर्ट करता है। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लिख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं लिख रहे होंगे। अब देखते हैं कौन क्या कर रहा है। बाकी जो ही फट करेगा सिलेक्शन तो उसी का होने वाला है। देखो हीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देता है। जो CFL होता है ना, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करेगा। इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में, डायनेमो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। थोड़ा सा कूल माइंड से सोचेंगे, सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे आपके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायनेमो करता है, यानी बी नंबर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलो भैया देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, मतलब जो ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या होती है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या होती है, केल्विन वोल्टेज डेसिबल। जो हमारा ध्वनि होता है, साउंड होता है, उसका जो इंटेंसिटी होता है, उसका इंटेंसिटी किस में होता है, डेसिबल में होता है, डेसिबल में होता है। किस में होता है, डेसिबल में होता है, सबको पता है। केल्विन किसके बारे में होता है, टेम्परेचर के बारे में बताता है। वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, ये सबको पता है, ठीक है। यहाँ तक सबको पता है, यहाँ तक तो सबको पता है। तो इसका आंसर क्या, डेसिबल पे टिक कर दो। अच्छा आपने बहुत सारे वेव्स पढ़े होंगे, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जब हर्ट्ज यहाँ पास, ठीक है इतना ही पढ़ लो, इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक चीज़ें हैं नहीं, इतना कर लो सही रहेगा। बाकी किसी क्वेश्चन में बता दूंगा, हमारे मन में एक पॉइंट आ गया था, आगे बता दूंगा आपको। सिस्मोग्राफ की जो इंस्ट्रूमेंट, जो सिस्मोग्राफ होता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, कहाँ यूज होता है, रिकॉर्ड द स्ट्रेंथ ऑफ विंड। जो विंड की स्ट्रेंथ होती है ना, विंड की स्ट्रेंथ के लिए एनेमोमीटर आता है। एनेमोमीटर, एनेमोमीटर क्या होता है, स्ट्रेंथ के लिए होता है। लाइटिंग के लिए अपना होता है लाइटिंग डिटेक्टर, क्या बोलते हैं, लाइटिंग, क्या होता है, लाइटिंग डिटेक्टर होता है बिजली मापन के लिए, लाइटिंग डिटेक्टर होता है। टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर होता है,
क्या होता है, थर्मोमीटर होता है। रिकॉर्ड द वाइब्रेशन ऑफ अर्थक्वेक, जो भूकंप के वाइब्रेशन को मेजर करता है वही आपका होता है सिस्मोग्राफ। क्या होता है, वही होता है सिस्मोग्राफ। ठीक है। अब भूकंप की जो डेप्थ होती है उसकी मेजर करने के लिए फेदोमीटर होता है। क्या होता है, फेदोमीटर होता है। फेदोमीटर जो भूकंप की जो डेप्थ होती है ना उसको मेजर करता है, फेदोमीटर। ठीक है। अब सिस्मोग्राफ की खोज किसने की थी, ये आप लोगों की ड्यूटी है। सिस्मोग्राफ की खोज सबसे पहले किसने की थी, ये आप कमेंट करके बताओगे, या फिर क्वेश्चन नोट कर लो, बाद में बता देना ढूंढ के। इस पता है तो कमेंट कर दो। सिस्मोग्राफ का यूज क्या करते हैं भैया, हम करते हैं जो हमारा वाइब्रेशन होता है अर्थक्वेक का, भूकंप का जो झटके वाइब्रेशन होते हैं उनको मतलब मेजर करने के लिए करते हैं, है ना, उनको मेजर रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। ठीक है, उनको रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया है। अगला क्वेश्चन देखिए, द लेंथ विच इज थिनर एट द मिडिल देन एज। हमारा लेंथ होते हैं दो टाइप के, जनरल लेंथ पढ़ते हैं, कॉनकेव कन्वेक्स और भी होते हैं। तो उस लेंथ के बारे में बताओ। लेंथ जो किनारों की तुलना में मध्य में पतला होता है, मिडिल में क्या होता है, पतला होता है किनारों की तुलना में। दो टाइप के हमारे पास लेंथ होते हैं, आपको पता होगा, दो टाइप के लेंथ होते हैं। जस्ट मिनट। इस तरीके कुछ रहता है, अच्छे से बन नहीं पा रहा है यहाँ पर, बट अब समझो आप। ये हमारा क्या होता है, इस तरीके का लेंथ होता है। जो हमारा एजेफ होते हैं यहाँ पर थिकर है, देखो एजेफ में कैसे हैं लोग, थिकर है, यहाँ भी थिकर है, लेकिन ये बीच में क्या पतला है, बीच में क्या पतला है, थिनर है। क्या है, थिनर है। तो ये किस टाइप के लेंस होते हैं, ये आपका अवतल लेंस होते हैं, कॉनकेव होते हैं। कॉनकेव होते हैं, कैसे होते हैं, कॉनकेव होते हैं, अवतल होते हैं। अवतल होते हैं, ध्यान रखना, कौन से होते हैं, अवतल होते हैं। ये जो आपके होते हैं कॉनकेव होते हैं, अवतल होते हैं। कैसे अवतल होते हैं, एक किनारों पर थिकर होते हैं और बीच में क्या होते हैं, थिनर होते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, द लेंस विच इज थिनर एट द मिडिल। मिडिल पे जो थिनर होता है आपका कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं भैया, कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं, एजेफ में थिनर होते हैं, बीच में थिकर होता है, कुछ इस तरीके का होता है ना। ऐसे कुछ करके होता है। आपके क्या होते हैं, थिनर होते हैं किनारों पर, बीच में क्या होते हैं, थिकर होते हैं। बीच में क्या होते हैं, थिकर होते हैं, वो आपके उत्तल लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। इसका आंसर कॉनकेव हो जाएगा। चलो अगले देखो, इफ द लाइट फॉल्स परपेंडिकुलर ऑन अ प्लेन मिरर, यानी जो समतल दर्पण है उसमें लंबवत लाइट पड़ रही है, तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो कितना एंगल बनाएगी। यदि समतल दर्पण पर प्रकाश लंबवत पड़ता है तो किस कोण पर वो परावर्तित होगा, किस कोण पर परावर्तित होगा। आपने फिजिक्स के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारा ये प्लेन, हमारा क्या होता है, मिरर होता है, ये प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर के पीछे पड़े पॉलिश की हुई है ना, जो मैं मार्किंग कर दिया हूँ। अब मान लो यहाँ से कोई एक आपतित किरण आती है, ठीक है, कोई एक आपतित किरण आती है, ये मान लो कोई रेज आती है, ठीक, कोई किरण आती है, इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करो। ये आपतित किरण होती है, ठीक है। अब आपतित किरण इसमें टकराती है, जब टकराती है मान लो इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर फिर हम इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे एक अभिलंब हम डालते थे, परपेंडिकुलर अभिलंब डालते थे। तो जो हमारी आपतित किरण होती है अभिलंब के साथ कितना कोण बनाती है, जो भी एंगल बनाती है, जो भी एंगल बनाती है उसको अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आपतन कोण बोलते थे। क्या बोलते थे, आपतन कोण बोलते थे। फिर जितने आपतन कोण होता था उसी से उतना ही एंगल बनाते हुए हमारी जो आपतित किरण है वो परावर्तित होती थी, रिफ्लेक्ट होती थी। ठीक है, क्या होती थी, रिफ्लेक्ट होती थी। ये हमारी रिफ्लेक्टेड रेज हो जाएगी, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रेज हो जाएगी, ये आपतित किरण है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा आर बनेगा, तो आई इज इक्वल टू क्या होता था, आर होता था। आई इज इक्वल टू क्या है, आर बनता था। अब जो हमारी ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ये रिफ्लेक्टेड रेज हमारा जो नॉर्मल है इसको क्या बोलते हैं भैया, नॉर्मल बोलते हैं, अविलंब बोलते हैं। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, अपवर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, है ना, बहुत बच्चों वाली चीजें हैं। तो ये नॉर्मल होता है, अविलंब होता है। तो अविलंब से जो कोण बनाती है वो कोण क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण होता है। ठीक है, आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण होता है। पर यदि आपतित किरण एंगल बनाएगी तो आपतन कोण, परावर्तित किरण तो परावर्तन कोण होता है। ये चीज पता है आपको। आपके जो रूल्स आप क्या होते हैं, आप परावर्तन के नियम आपने पढ़े होंगे, आपतित किरण और परावर्तित किरण एंड आपतन बिंदु, जो पॉइंट होगा इसको आपतन बिंदु बोलते हैं, एक ही तल पे होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, तो भैया आई बराबर आर होता है। अब यहाँ पर सवाल ही कुछ है, सवाल ऐसा है कि जो हमारी किरण पड़ रही है ना प्लेन मिरर पे, वो हमारी जो किरण है वो परपेंडिकुलर जा रही है।
ठीक है। अब इस तरीके से पूछा है, ये हमारा प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर पे जो रेज आ रही है ये परपेंडिकुलर आ रही है, ये आपकी जो आपतित किरण है परपेंडिकुलर आ रही है। एक बात बताओ, ये परपेंडिकुलर है तो इसमें जो अभिलंब बनेगा वो भी नॉर्मल परपेंडिकुलर ही बनता है प्लेन मिरर के, तो ये आपका अभिलंब बनेगा, ये आपका नॉर्मल होगा। ठीक है, ये भी नॉर्मल भी होगा इसी तरीके से। तो नॉर्मल से जो आपतित किरण है उसका एंगल कितना है, जीरो है, जीरो है। अब हमारे पता है कि यदि आई बराबर जीरो है तो आर बराबर भी जीरो होगा, परावर्तन कोण का मान भी जीरो होगा, और यहीं से हमारी किरण यहाँ से रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, यहीं से क्या होगी, रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि जो हमारा रिफ्लेक्टेड रेज है वो प्लेन से, यानी हमारा जो प्लेन मिरर है उससे कितना एंगल बनाएगी, तो प्लेन मिरर से हमारा कितना बनाएगी, 90 डिग्री एंगल बनाएगी। प्लेन मिरर से कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। यदि पूछता अभिलंब से कितनी बनाएगी, तो 0 डिग्री बनाएगी, अभिलंब से 0 डिग्री बनाएगी। तो यहाँ पे प्लेन मिरर से पूछा है, 90 डिग्री में टिक कर दोगे आप लोग। चलो भैया बहुत अच्छी बात है, चलिए आगे चलते हैं। वो बताइए क्या लिखा, द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द एरिया, परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑन व्हिच एक्ट इज नोन एज। आपको पता है प्रेफर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कैसा लगता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस लगता है, फ्लूइड में मैंने पढ़ा रखा है आपको। ठीक है, फ्लूइड में मैंने पढ़ा रखा है कि फोर्स प्रेफर बराबर क्या होता है, दबाव बराबर यानी दाब बराबर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसका यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल। तो बी नंबर हो जाएगा, यानी बल अपान क्षेत्रफल बराबर होता है प्रेफर। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, टेक्निकल के स्टूडेंट है सब पता होगा आपको। यानी द्रव्यमान अपान आयतन, किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट हो जाती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, एक काम कर दो आप लोग, कमेंट कर दो कि फोर्स का फीजीएफ मात्रा क्या होता है। आपको एसआई मात्रा न्यूटन पता है, फीजीएफ मात्रा पता कर दो, और न्यूटन एंड जो फीजीएफ जो भी मात्रक होता है उसके भी रिलेशन बता दो फटाफट कमेंट करके, सभी लोग कमेंट करके बताइए। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, बल्लेबाज गेंद को गेंदबाज के पीछे सीमा रेखा पर मारकर 4 रन प्राप्त करता है। बल्लेबाज गेंद को गेंदबाज के पीछे सीमा रेखा पर मारकर 4 रन प्राप्त करता है, तो इस प्रकार बल्लेबाज करता क्या है, चेंज ऑफ द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द बॉल, क्या गेंद की डायरेक्शन और गति को बदल देता है, डज नॉट चेंज द डायरेक्शन बट स्पीड ओनली, क्या डायरेक्शन में चेंजेस नहीं आता, केवल स्पीड चेंज होती है, डज नॉट चेंज द स्पीड, स्पीड चेंज नहीं होती, केवल डायरेक्शन चेंज होती है, डज नॉट चेंज अदर डायरेक्शन और स्पीड, कुछ में चेंजेस नहीं होता। भैया जब बल्लेबाज क्या करेगा, गेंद पर मारेगा, जब गेंद पर मारेगा तो गेंद की दोनों सिचुएशन चेंज होंगी। जिस स्पीड से हमारी गेंद आ रही थी, जिस स्पीड से हमारी बॉल आ रही थी, उस बॉल की स्पीड में भी चेंजेस आएगा और उस बॉल की डायरेक्शन में भी चेंजेस आएगा। हो सकता हो जमीन पे गिर जाए, हो सकता हो बाउंड्री को पार कर जाए, दोनों सिचुएशन हो सकती है, यानी उसका डायरेक्शन भी चेंज होगा और इसकी स्पीड भी चेंज होगी। तो किसमें टिक करके आओगे, चेंज द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द बॉल, दोनों चेंज करेगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, बहुत से बड़ा एक आभासी प्रतिबिंब किस मिरर के द्वारा बनाते हैं, किस लेंस के द्वारा बनाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव लेंस, फटाफट बताइए इसका आंसर। आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर, फटाफट कमेंट करके बताइए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कौन से मिरर के द्वारा बहुत से बड़ा एक आभासी इमेज हम बना पाते हैं, वहाँ पर कॉनकेव मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, कॉनकेव मिरर। अगला क्वेश्चन देखिए, द मीटर दैट इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल, उस मीटर का नाम बताइए जो वाहन द्वारा चली गई दूरी को मेजर करने के काम में आता है। उस मीटर का नाम बता दो जो व्हीकल के द्वारा चली गई दूरी को मापने के काम में आता है। स्पीडोमीटर, एमीटर, क्रोनोमीटर, ओडोमीटर। बताइए, आपके पास 10 सेकंड का टाइम दे देता हूँ, फटाफट आप टिक करके बताओ। बहुत सारे मीटर के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूंगा, सिंसियर होकर लिख लेना, है ना। और हालांकि आपकी क्लास में बताया गया बट नहीं लिखे होंगे। स्पीडोमीटर क्या होता है, स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड, तत्कालिक स्पीड को मेजर करता है, तत्कालिक स्पीड को मेजर करता है स्पीडोमीटर। और आपका जो ओडोमीटर होता है ना, ओडोमीटर वाहन द्वारा चली गई गति को, डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल, वाहन द्वारा चली गई गति को मेजर करने के काम में आता है। अब आपसे कहीं पूछ दे बैरोमीटर क्या होता है सर, बैरोमीटर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए होता है। कई बार आपसे पूछ दे सर अल्टीमीटर क्या होता है, अल्टीमीटर कौन बताएगा अल्टीमीटर के बारे में।
अल्टीमीटर हाइट मेजर करने के लिए होता है। क्या होता है? हाइट मेजर करने के लिए। अब पेड़ों की वृद्धि मेजर करने के लिए आक्फेनोमीटर आता है। आक्फेनोमीटर आता है पेड़ों की वृद्धि को मेजरमेंट करने के लिए। समुद्र की गहराई मेजर करने के लिए फेदोमीटर आता है। फिर 20-25 होते हैं, उनको रट्टा मान लीजिए, उनको याद कर लीजिए, बहुत काम की चीज़ होगी। फेदोमीटर होता है समुद्र की गहराई के लिए। सोना कितना प्योर है कि नहीं है वो आता है आपका कैरेट मीटर आता है। कैरेट मीटर आता है, क्रोनोमीटर नहीं, कैरेट मीटर, तो ध्यान में रखिएगा। तो आई थिंक इस क्वेश्चन का जवाब पता चल गया और बहुत सारी जानकारी भी आपको पता चल गई। बहुत सारी जानकारी पता चल गई कि बैरोमीटर, अल्टीमीटर, एक्सोनोमीटर, फेदोमीटर का यूज कहाँ होता है। बाकी मैंने आपको हिंट कर दिया कि इसके बारे में पढ़ लेना, एक आध क्वेश्चन कई बार आ जाता है, बहुत आसान होता है। रिएक्टर जो पैमाने का उपयोग क्या मेजर करने के लिए करते हैं? रिएक्टर स्केल इज टू मेजर, वही चीज़ें होती हैं जो भूकंप होता है, भूकंप की तीव्रता को मेजर करने के लिए, भूकंप की तीव्रता को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? आपका भूकंप की तीव्रता को मेजर करने के लिए आपका होता है रिएक्टर स्केल। इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होगा, रेनफॉल नहीं होगा, लाइटिंग नहीं होगा, अर्थक्वेक आपका करेक्ट टेम्पर होगा। अर्थक्वेक आपका करेक्ट टेम्पर होगा। आई थिंक आप समझ पाए होंगे। समझ गए ना? बहुत आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द काम एरिया दैट सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज रिफर्ड, चक्रवात के केंद्र में शांत क्षेत्र वो आई के रूप में जाना जाता है। जो आपका साइक्लोन का सेंटर होता है, साइक्लोन के सेंटर, द काम एरिया एट द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, जो साइक्लोन का जो सेंटर होता है उसमें जो काम एरिया होता है, शांत क्षेत्र होता है, उसको आई के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? आई के रूप में जाना जाता है। ठीक है। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज साउंड प्रोड्यूस्ड, जब हमारा एम्पलीट्यूड, जो वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड होता है वो ज़्यादा होता है, साउंड में क्या इफेक्ट पड़ता है? आप ही बता दो, साउंड और एम्पलीट्यूड के बीच क्या रिलेशन होता है? फटाफट बताओ। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन का होल स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साउंड होता है। अब ये फार्मूला वैसे पता है तो मैंने बता दिया, आपको पता हो आप भी बता दोगे। अब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन का होल स्क्वायर साउंड के प्रोपोर्शनल में होता है। आप इसकी वैल्यू बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी ना। साउंड की वैल्यू बढ़ेगी तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ाओगे, है ना, वाइब्रेशन का आयाम बढ़ाओगे, एम्पलीट्यूड को बढ़ाओगे तो साउंड क्या होगी? प्रबल होगी, ज़्यादा होगी। ए पे टिक कर दोगे, रिलेशन पता रहेगा तो बहुत आसान होगा बताने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पूछा है पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल विच हैज वन और टू स्फेरिकल सरफेस, मतलब एक या दो गोलाकार सतहों वाला पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा क्या होता है? अब यहाँ लेंस होता है। ये कौन सी बात है भाई, इतना सरल क्वेश्चन आता है? 2016 के क्वेश्चन होंगे या 17 वाले होंगे, इसलिए बहुत आसान है। अब आपके बीफ में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, बीफ के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा अभी इस क्लास में, फिर अगले क्लास में तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो वही होता है कि जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल का जो टुकड़ा होता है, जिसमें एक या दो स्फेरिकल शेप होते हैं, वो आपका लेंस होता है। तो छोटी छोटी बातें, लेंस क्या होता है, मिरर क्या होता है, वेव क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पढ़ लीजिएगा एक बार, अच्छे से बन जाएंगे। मरकरी इज यूज इन थर्मामीटर, थर्मामीटर में मरकरी क्यों यूज करते हैं? देखो मरकरी हमारा एक सॉलिड मटेरियल होता है। क्या होता है? सॉलिड मटेरियल होता है। जितने भी मटेरियल होते हैं रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? लिक्विड लिक्विड अवस्था में होते हैं, लिक्विड अवस्था में होते हैं। ठीक है। जितने भी हमारे सॉलिड मटेरियल होते हैं वो लिक्विड रूम टेम्परेचर पे क्या, सॉलिड लिक्विड अवस्था में होते हैं। लेकिन हमारा जो मरकरी होता है, जो हमारा मरकरी होता है वो अपना सॉलिड फेस में रहता है। तो मरकरी एक ऐसा मटेरियल है जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फेस में रहता है। तो क्या होता है? एक्सपांड नहीं करता है, हीट करने पर एक्सपांड नहीं कर रहा है, हीट करने पर एक्सपांड नहीं कर रहा है। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका फटाफट, इसका आंसर बताइए। चारों ऑप्शन मैं आपके स्क्रीन पे शो कर देता हूँ, चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, फटाफट इसका आंसर बताइए। इट डज नॉट एक्सपांड ऑन हीटिंग, गर्म करने पर एक्सपांड नहीं होता, प्रसारित नहीं होता, इसलिए अपन मरकरी को यूज करते हैं इसके अंदर, थर्मामीटर के अंदर। ठीक है। थर्मामीटर क्या होता है? टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है। द पार्ट ऑफ शिप दैट ऑलवेज रिमेन्स अंडर वाटर, स्पीड से कर रहे हैं ताकि फटाफट आज कंप्लीट ही कर लें फिजिक्स। द पार्ट ऑफ शिप दैट ऑलवेज रिमेन्स अंडर वाटर, जहाज का वह हिस्सा जो हमेशा पानी के नीचे रहता है, क्या होगा? जहाज किससे बना होता है? कौन बताएगा भैया? जहाज हमारा लोहे का बना होता है, आयरन का बना होता है। अब एक बात बताओ, जो हिस्सा, एक हिस्सा पानी के ऊपर है, लेट सपोज मैं कुछ जहाज कैसे बनाऊं, मान लो मैं एक बॉडी बनाता हूँ, जहाज ही है, ये पानी के अंदर ये वाला पार्ट है, पानी के बाहर है। तो जहाज के जो हिस्सा पानी के अंदर है, जो हिस्सा पानी के अंदर डूबा हुआ है, उसमें क्या होगा? जंग नहीं पकड़ता क्योंकि जल खारा होता है। पहली बात, समुद्र जो पानी होता है वो खारा होता है, पता है आपको।
ठीक है। पानी क्या होता है, समुद्र का वाटर कैसा होता है, खारा होता है ना, साल्टी होता है। तो जंग नहीं पकड़ता क्योंकि जल खारा होता है, जंग नहीं पकड़ता क्योंकि शीतल जल होता है, जंग नहीं पकड़ता क्योंकि जल खारा, जंग तेजी से पकड़ता है क्योंकि जल खारा होता है, जंग तेजी से पकड़ता है क्योंकि जल कोल्ड कोल्ड वाटर, भैया कोल्ड वाटर वाले को तो ऐसे कर दो, कोल्ड वाटर तो होता ही नहीं है। ठीक है। पानी कैसा होता है, साल्ट वाटर होता है समुद्र का पानी, है ना, लवण, साल्ट मतलब लवण बोलते हैं ना, साल्ट वाटर होता है। अब जहाँ साल्ट वाटर होता है वहाँ जंग लगती कि नहीं लगती, भैया जंग तेजी से लगती है, जंग क्या होती है, तेजी से लगती है, रफ्ट फास्टर बिकॉज इट्स साल्ट वाटर। जो पानी क्या होता है, साल्टी होता है, वहाँ जंग तेजी से लगती है, कोरोजन तेजी से होता है, कोरोजन तेजी से होता है। अब कोरोजन के लिए क्या चाहिए होता है, एक तो ऑक्सीजन चाहिए होता है, दूसरा पानी चाहिए होता है। ये हमारे पास क्या आयरन है, तो क्या बन जाता है Fe2O3, है ना, बैलेंस कर लेना, Fe2O3 हो जाएगा। ये जंग लग जाता है, तो जंग लगने के लिए पानी और ऑक्सीजन चाहिए होता है, पानी और ऑक्सीजन चाहिए होता है। चलिए, तो भैया जो पार्ट ऑफ शिप होता है, जहाज का जो हिस्सा नीचे पानी के अंदर रहता है उसमें जंग लग जाती है क्योंकि फाल्टी वाटर होता है। ठीक है, अगले चलते हैं। ये कहाँ से आ गया भैया, ये आपके क्वेश्चन आ गया इरिगेशन का, देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन मेथड इज यूजफुल फॉर फंडी सॉइल, ये आपका फंडी सॉइल के लिए स्प्रिंकलर मेथड होता है। दिस इज आपका फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है इरिगेशन इंजीनियरिंग का, शायद टाइपिंग से बाई मिस्टेक आ गया होगा। तो ये आपका कैनाल इरिगेशन, फरो इरिगेशन, बेसिन क्या होता है, तो मैंने बता रखा है ना आप लोगों को। तो जो फैंडी फॉइल होती है, फैंडी फॉइल के लिए आपको क्या होता है, स्प्रिंकलर मेथड होता है। यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे इसको, इसको देखिए, टू एंड फ्रो आर बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आगे पीछे की जो गति होती है फिर क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं ना, आगे पीछे की जो गति होती है वाइब्रेशन होते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, आवर्तकाल होता है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होती है। समझो आप, जिस मान लो ये रूम है, इस रूम पे कोई चक्कर लगा रहा है, इस रूम पे दो चीजें हो सकती हैं, एक तो ये होता है कि इस रूम का एक राउंड लगाने में, ये आपका एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगा, वो उसका टाइम पीरियड होता है। और मैं जैसा कहता हूँ कि 1 मिनट में कोई इंसान या कोई स्टूडेंट जो भी है इस रूम में कितने चक्कर लगाता है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा, टाइम पीरियड, 1 मिनट में कितने चक्कर लगाए, फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पर टू एंड फ्रो जो मोशन होता है, टू एंड फोर, बैक एंड फोर्थ, ये क्या होता है, ऊपर नीचे आगे पीछे, क्या होता है, ये आपका होता है वाइब्रेशन, क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। ठीक है। वाइब्रेशन क्या होता है, मैकेनिकल ओसिलेशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट, इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, मैकेनिकल ओसिलेशन होता है, यांत्रिक दोलन होता है, उसी को बोलते हैं वाइब्रेशन। एक क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, इसको देख लीजिए। एक स्पष्ट रात्रि के दौरान अक्सर आकाश में उज्ज्वल प्रकाश धारियां दिखाई देती हैं, इन्हें टूटता हुआ तारा कहा जाता है। ड्यूरिंग अ क्लियर नाइट स्काई ब्राइट लाइट स्ट्रिक्स आर ऑब्टेन विजिबल, दे आर कॉल्ड शूटिंग स्टार्स। स्पष्ट रात्रि के दौरान आकाश में उज्ज्वल प्रकाश धारियां, अच्छा, जो उज्ज्वल प्रकाश धारियां दिखाई देती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एक तो उल्का बोलते हैं ना, जो उज्ज्वल प्रकाश धारियां आकाश में दिखाई देती हैं जिन्हें शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार किसे कहते हैं, उल्का को कहते हैं। डे नंबर पे टिक करो, कितना याद रहेगा तो कर लोगे, उल्का क्या होता है, शूटिंग स्टार होता है। रिफ्लेक्टर इन द हेडलाइट ऑफ ऑटोमोबाइल्स, है ना, देखो जो आपके व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल पे जो रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर इन द हेडलाइट क्या लगा होता है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, स्फेरिकल, प्लेन मिरर। अब इसमें हर कोई बता सकता है इसका आंसर क्या होगा, तो आप भी बता सकते हो कि कौन सा मिरर का यूज किया जाता है, कौन सा मिरर का यूज किया जाता है, बताओ फटाफट। दूसरा क्वेश्चन हमारा ले लो, क्वेश्चन हमारा ये है कि जो सेविंग करने के लिए, सेविंग करने के लिए कौन सा मिरर का यूज करते हैं, सेविंग करने के लिए कौन से मिरर का यूज करते हैं, और इसका आंसर ये बताओ आप लोग। रिफ्लेक्टर इन द हेडलाइट ऑफ ऑटोमोबाइल्स कौन सा लगा होता है भैया, ये आपका कॉनकेव मिरर लगा होता है। तो दो चीजें आपको पढ़ के अच्छे से आना है, कॉनकेव मिरर से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, इनके कॉन्सेप्ट और इनके एग्जाम्पल। ठीक है, किस तरीके की इमेज बनती है, कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, किस सिचुएशन में कॉन्वेक्स यूज करेंगे, किस सिचुएशन में कॉनकेव यूज करेंगे, अवतल और उत्तल के बारे में ये पढ़ना है आपको। कागज का एक टुकड़ा भारी पुस्तक के नीचे रखा गया है, जब कागज को तेजी से खींचा जाता है तो पुस्तक कागज के साथ नहीं गिरती, है ना। देखो, अ पीस ऑफ पेपर इज प्लेस्ड बिलो हैवी बुक, किसी हैवी बुक के बीच हमने क्या, पेपर को दबा दिया। व्हेन द पेपर इज पुल्ड आउट, हमने पेपर को तेजी से खींचा, द बुक विल नॉट मूव विद द पेपर ड्यू टू द, पेपर के साथ वो बुक नहीं गिरेगी। भैया हमारी बुक कैसी थी, रेस्ट कंडीशन में थी। हायर मोमेंटम ऑफ द बुक, इनर्शिया मोशन ऑफ द पेपर, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ऑफ द बुक। भैया सिंपल सी बात है,
ये वाला क्वेश्चन तो बहुत सारे आते हैं, इनको पढ़ के जाना है इनर्शिया वगैरह के बारे में। देखो क्या होता है कि जो आपका बुक था वो रेस्ट कंडीशन में था। जब बुक आपकी रेस्ट कंडीशन में थी तो इनर्शिया नाम की चीज़ होती है, जड़त्व नाम की चीज़ होती है जो उसको रोकती है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ द बुक, पुस्तक के विराम का जड़त्व, वो उसको रोक के रखा है, इसलिए बुक नहीं गिरी, इसलिए बुक नहीं गिरी है। ठीक है, अदरवाइज जैसे आपने कागज को खींचा था ना, बुक निकल जाती, लेकिन इनर्शिया नाम की चीज़ होती है। जड़त्व क्या होता है, ये चीज़ सब पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, सारी चीज़ें यहाँ तो नहीं बता पाएंगे। क्लास में मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई है बैच के अंदर, बट यहाँ सारी चीज़ें कैसे बताएंगे, टाइम तो इतना नहीं है ना, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो जड़त्व पढ़ो, जड़त्व क्या होता है, तो जड़त्व के कारण इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ द बुक, पुस्तक की विराम का जो जड़त्व है ना उसको जाने से रोक रहा है, इसलिए बुक पुस्तक वहाँ रखी हुई है और कागज आपने खींच लिया। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे सारे पॉइंट। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इसको कंप्लीट करेंगे, कल के सेशन में बहुत सारी चीज़ें करेंगे। फोनिया एक पुल में तैराकी करती है, यानी स्विमिंग करती है। ठीक है, एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर 2 मिनट में 100 मीटर पूरा करती है और उतने ही समय में क्या लिखा हुआ है, उतने ही समय में समान पाथ द्वारा प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है, उसकी औसत चाल क्या है। देखो, फोनिया नाम की कोई लड़की है, लड़का जो भी है, एक पुल को पार करते एक छोर से दूसरे तक, मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो पार करती, समझो पहले आप अच्छे से इस क्वेश्चन को देखो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पार करती है। अब इसको पढ़ने में उसको 2 मिनट का टाइम लगता है और 100 मीटर है, डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर है। तो एक बार जाती है और एक बार आती है, तो उसकी एवरेज स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है। समझो, सोनिया नाम एक लड़की थी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाती है, मतलब ये आपका क्या है, पुल है, जो भी इसमें स्विमिंग कर रही है। 2 मिनट का टाइम लगता है इसको, टी बराबर 2 मिनट लग रहा है। टी बराबर 2 मिनट किसके लिए लग रहा है भैया, टी बराबर 2 मिनट किसके लिए लग रहा है, टी बराबर 2 मिनट आपका लग रहा है, किसके लिए लग रहा है, एक छोर से दूसरे छोर को एक छोर से दूसरे छोर जाने में। ठीक है, और उसका जो डिस्टेंस कितना है आपका, 100 मीटर है, तो 2 बार जाएगी तो 200 मीटर जाएगी, टाइम कितना लगेगा, 4 मिनट का टाइम लगेगा, 4 मिनट का टाइम लगेगा। तो आप एवरेज स्पीड डिस्टेंस, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, तो दूरी हमारी कितनी है, 200, अपने पास 200 मीटर है, 200 मीटर है, और समय कितना है, 4 मिनट है। तो 200/4 कर दो फटाफट, तो कितना आ जाएगा, 200/4 कर दोगे तो कितना आएगा, तो फटाफट फॉलो करिए, इसका आंसर क्या होगा, कि मतलब टोटल से तय की गई दूरी कितनी है, टोटल जो तय की गई दूरी कितना है, 200 मीटर आपका आ गया है। ठीक है, और लिया गया समय कितना है, 4 मिनट है, लिया गया समय 4 मिनट है, लेकिन यहाँ पास मिनट में नहीं है आंसर, आपका सेकंड में पूछा गया है, सेकंड में आपको बताना होगा, फटाफट बताइए, सेकंड में आपको बताना होगा। सेकंड में कैसे बताओगे, ये 4 मिनट जो है ना, सेकंड में कन्वर्ट करके 60 का मल्टीप्लाई कर दो, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 200 बटे कितना हो जाएगा आपको, 240 हो जाएगा। इसको फॉलो करोगे कितना आ जाएगा, 10/12, 5 बटा, फॉलो करिए कितना हो जाएगा, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो 20 बटा कितना बचा, 24, और एक और आप कैंसिल करिए, 6, ये आपका आ जाएगा, तो 5/6 आया, मतलब 6×8 = 48, 0.83 मीटर पर सेकंड, 0.83 मीटर पर सेकंड। सिंपल सा क्वेश्चन था, एवरेज स्पीड पूछा था, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टोटल तय की गई दूरी, जाने में 100 मीटर, आने में 200 मीटर, 200 मीटर हो जाएगा, जाने में 2 मिनट, आने में 2 मिनट, 4 मिनट हो जाएगा। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करके डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है, 0.83 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, जो आपकी नेक्स्ट क्लास रहने वाली है, नेक्स्ट क्लास में रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। तब तक आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करना है। जिनकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है वो तो आप भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रिविजन कर करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे से। मैं बता रहा हूँ, एग्जाम तो होगा, नौकरी आपकी लगेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में कोई कमी मत छोड़ना। ठीक, कोई कमी, आप जॉब ज्वाइन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जिस सिचुएशन में आपको, आई डोंट नो, बट आपको हर एक सिचुएशन को फेस करते हुए, सामना करते हुए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। आपने बहुत मेहनत की है, बहुत सारे बच्चे अक्टूबर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मतलब कब से मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत करते रहना जब तक एग्जाम नहीं होता। और एफएफसी जेई का पेपर भी आपका नवंबर में है। ठीक है, एफएफसी जेई का पेपर नवंबर में है, तो साथ में उसकी तैयारी तो हो ही जाएगी। टेक्निकल में, नॉन टेक में वही रीजनिंग तो सेम चीज़ें ही होती हैं,
थोड़ा सा आपको इफर्ट मारना पड़ेगा इंडिया लेवल की चीज़ों में, जो कि बेसिक होता है, कर लेंगे, वो भी हम करवा के दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और अब आप टेस्ट लगाइए, सबसे ज़्यादा आपको टेस्ट पे फोकस करना है, ठीक है। जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है उनको टेस्ट सीरीज बहुत ही हिजमनान से, बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करके लगाना है, उसमें गलती नहीं करना है। अब जिनकी तैयारी भैया, तो आप सिंपल सा ना कि आप टेस्ट लगाओगे तो ही पता चलेगा हम कहाँ गलती कर रहे हैं। ऐसे डायरेक्टली बुक उठाए क्वेश्चन करोगे तो पता नहीं चलेगा, वहाँ पे प्रैक्टिस हो पाएगी। लेकिन क्या गलती कर रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या रैंक आ रहे हैं, वो टेस्ट लगाने पता चलेगा। और जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है और उनको लग रहा है थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो मैं खास तैयारी कर लेता, बहुत सारे फ़ोन आते थे, सर क्या 10 दिन का टाइम टाइम एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा। भैया हमको भी एग्जैक्टली पता नहीं होता किसी को, लेकिन मान लो पोस्टपोन हो गया तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कुछ टाइम को यूटिलाइज करो और बहुत अच्छे से तैयारी करो। तो यदि आप खुद से कर सकते खुद से करिए, अदरवाइज द सिविल पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इन नंबर पे कांटेक्ट करिए, सारी जानकारी मिल जाएगी कोर्सेज के रिगार्डिंग, और आप बैच को ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी, वीडियो अपलोड होने के बाद कमेंट कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट की कल की क्लास में, ठीक है। कल की क्लास में धमाकेदार बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, और इसकी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम कहाँ मिलेगा, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कल की पीडीएफ मैंने डाल दी थी वहीं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।